हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रिलेशन और फंक्शन, ठीक है, यानी संबंध एवं फलन, ये आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन को हम समझें उससे पहले हमें ये दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो है ऑर्डर्ड पेयर और दूसरा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो आप सबसे पहले आप समझ लीजिए भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ऑर्डर्ड पेयर को हम कहते हैं क्रमित युग्म। तो देख लीजिए क्या होता है ये। देखिए, अगर कोई ए एलिमेंट है और वो सेट ए में है, और कोई बी एलिमेंट है वो हमारा सेट बी में है, ठीक है, तो ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट का हम एक ऐसा पेयर बनाएं, ठीक है, और जिनका ऑर्डर फिक्स हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए बी, ठीक है, तो ये हमारा ए बी एक पेयर बन गया है। एक पहला हमने एलिमेंट लिया है सेट ए से और दूसरा एलिमेंट लिया है हमने दूसरे सेट से। तो ए और बी जो हैं एक पेयर के रूप में हैं, और इन पेयर में जो है हमारा इनका ऑर्डर जो है वो फिक्स है। यानी ए और बी को हम बी और ए नहीं लिख सकते, यानी ए और बी जो हैं उनका ऑर्डर फिक्स है। तो ऐसा पेयर जिनका ऑर्डर फिक्स हो, यानी इनका हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, यानी क्रम जो है जिनका हम चेंज नहीं कर सकते, तो उन पेयर्स को हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम ए कामा बी को बी कामा ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और जिसके भी पेयर बने हैं, जो हमारा जो भी इनसे जो नंबर आए हैं, ये हमारा पहला सेट का नंबर हो गया और ये हमारा हो गया सेकेंड नंबर का हो गया। कोई भी दो पेयर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, और अगर इक्वल हैं, यानी ए और बी जो अगर इक्वल हैं तो ए और बी के ही इक्वल होंगे। अगर हम ऐसा कहें कि ए कामा बी जो है वो इक्वल है सी कामा डी के, ठीक है, तो ये तभी संभव होगा इफ़ एंड ओनली इफ ए हमारा सी के इक्वल होगा और बी हमारा डी के इक्वल होगा। यानी ए कामा बी जो है वो ए कामा बी के ही इक्वल होगा, यानी सी की जगह पे ए होना चाहिए और बी की जगह पे डी होना चाहिए। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की डिफिनीशन है। अब दूसरी बात यह है कि हम जो समुच्चय हैं, जो हमारे सेट हैं, उनका कार्तीय गुणन देखेंगे। जैसे हमारा ये सेट है 1 2 3 4, और हमारा ये बी सेट है ए बी, ठीक है। तो जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे, कार्तीय गुणन जिसे कहते हैं, तो उसे हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, ठीक है। ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का कार्तीय गुणन, और बी क्रॉस ए का मतलब है बी और ए का कार्तीय गुणन, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में हम क्या लिखेंगे, जो हमारे देखिए एलिमेंट होंगे इस सेट में वो सब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो सब ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। और जो ए क्रॉस बी है तो इसका मतलब पहले हम ए के एलिमेंट लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद में हम बी के एलिमेंट लिखेंगे, क्योंकि पेयर में हमारा ऑर्डर फिक्स होता है। तो देख लीजिए, ए क्रॉस बी का मतलब है ए और बी का कार्तीय गुणन। तो देखिए गुणन कैसे होगा इसका। तो पहले से हम पहले नंबर से इन दोनों गुणा लिखेंगे, और गुणा में जो भी लिखेंगे वो पेयर के रूप में लिखेंगे। तो 1 और ए, तो ये हो जाएगा 1 कामा ए। 1 से बी के लिए तो ये हो जाएगा 1 कामा बी। फिर 2 से 2 कामा ए 2 कामा बी। 3 से 3 कामा 1 नहीं ए है, ठीक है। और फिर 3 कामा बी। 4 से तो 4 कामा ए और 4 कामा बी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ए क्रॉस बी। अब देख लीजिए बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए में हम बी के एलिमेंट पहले लिखेंगे। जैसे बी हमारा ए है तो ये हो जाएगा ए कामा 1 ए कामा 2 ए कामा 3 एंड ए कामा
4, बी से करेंगे तो ये हो जाएगा बी कामा 1, बी कामा 2, बी कामा 3 एंड बी कामा 4। ठीक है, तो ये हमारे ए क्रॉस बी और ये हो गया बी क्रॉस ए। आप देख रहे हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि देखिए पेयर में हम आर्डर चेंज नहीं कर सकते, 1 गामा ए को हम ए गामा 1 नहीं लिख सकते, तो ये इक्वल आ नहीं सकते। तो ये हो गया हमारा कार्तीय गुणन। यानी तो आप देख लीजिए, तो ए क्रॉस बी को अगर हम डिफिनेशन तौर पे लिखना चाहें तो हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी जो होता है वो एक पेयर्स का सेट होता है, वो एक पेयर होता है और इस तरह से होता है कि ए एलिमेंट हमारा पहले सेट का है, ठीक है, एंड बी एलिमेंट हमारा दूसरे सेट का है। ठीक है, और पेयर में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो प्रोडक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए और बी भी नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, तभी हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो है आपने वो देख लिया है ऑर्डर्ड पेयर और एक प्रोडक्ट ऑफ सेट्स किस तरह से होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन क्या होते हैं। देखिए अब हम रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन यानी संबंध। ठीक है, रिलेशन यानी संबंध। अब देखिए हमने बताया रिलेशन जो है दो सेट का जो कार्तीय गुणन होता है उन्हीं का एक सबसेट होता है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई सेट ले लें ए, और ये हमारा हो गया बी, तो देखिए अगर इसका हम प्रोडक्ट ले लें तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 और C2। तो देखिए ये हमारा प्रोडक्ट हो गया इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए हमें इनका ऑर्डर तो फिक्स होता ही है, नहीं ये इसमें पेयर के रूप में है। अब इन्हीं पेयर में से हम कोई भी जो हमारा पेयर है, अच्छा इसमें कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी 6 इसमें ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो देखिए इसमें ए में कितने हैं 3 और बी में हैं 2। तो एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट है, दूसरे सेट में y एलिमेंट है, तो इनके जो प्रोडक्ट होता है उसमें x इंटू y, यानी इनकी जो प्रोडक्ट जो होता है जब गुणा करते हैं तो सारे हमें जो है पेयर लिखने होते हैं। तो अगर इसमें x एलिमेंट हैं उसमें y हैं तो इनके जो प्रोडक्ट है उसमें x y एलिमेंट होते हैं। जैसे इसमें 3 है, नंबर ऑफ a इक्वल टू 3, नंबर ऑफ b इक्वल टू 2, तो नंबर ऑफ a क्रॉस b आ जाएगा 3 इंटू 2 इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 6 एलिमेंट है। और एक बात हम आपको ये भी बता चुके हैं कि कोई भी सेट है उसमें अगर n एलिमेंट हैं तो उसके जो सबसेट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 की पावर n। तो देखिए इसमें 6 एलिमेंट हैं, तो अगर हम बात करें a क्रॉस b के जो सबसेट होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 यानी कितने हो जाएंगे, 2 4 8 16 32 एंड 64। यानी इस सेट के अगर हम सबसेट बनाना चाहें तो हम 64 सबसेट बना सकते हैं। तो कोई भी सेट का जो प्रोडक्ट लिखा होता है उन्हीं के जो सबसेट होते हैं, ठीक है, उनमें भाई सबसेट होंगे तो सारे पेयर ही होंगे। अब एक पेयर का दूसरे पेयर से हम एक्सचेंज नहीं कर सकते, यानी इनके बीच एक रिलेशन होता है। ठीक है, इनके बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है। तो रिलेशन के लिए हम पेयर ही यही लिख लेते हैं
तो इसके जो भी सबसेट होंगे वो सारे रिलेशन कहे जाएंगे। अगर हमें कोई रिलेशन लेना है तो यानी इसके हमें सबसेट ही लिखने होंगे। तो आप देख सकते हैं इसके सबसेट यानी कितने हो गए, 64 सबसेट हो जाएंगे। तो इस A क्रॉस B में हम 64 रिलेशंस बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कितने रिलेशन बना सकते हैं, 64 रिलेशन बना सकते हैं। जैसे हमने कोई सेट एक सबसेट ले लिया, एक हमने सबसेट ले लिया R, कोई हमने इसमें पेयर ले लिया थोड़े बहुत, B1 C2 और A1। ठीक है, तो इन पेयर के अनुसार आप देख रहे हैं जो भी इसमें पेयर हैं उसमें देखिए B का रिलेशन है 1 से, C का है 2 से और A का है 1 से। तो हमने एक सेट R ले लिया, यानी R एक रिलेशन है क्योंकि इसका ये सबसेट है। तो अगर हम लिखना चाहें B का रिलेशन है 1 से, C का है 2 से और A का है 1 से, तो हम लिखेंगे, ठीक है, B रिलेशन है, B का रिलेशन है 1 से, C का रिलेशन है 2 से और A का रिलेशन है 1 से। ठीक है, अब देखिए ये नहीं है कि 1 का रिलेशन B से नहीं है, ठीक है, B का रिलेशन 1 से है, तो ये नहीं हो सकता है कि 1 रिलेशन हो B से। ठीक है, B का 1 से रिलेशन नहीं है। और कोई पेयर कोई रिलेशन में है या नहीं है तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं, जैसे B कामा 1 रिलेशन में है तो लिखेंगे B कामा 1 वो है रिलेशन में है, एंड देखिए 1 कामा B रिलेशन में नहीं है तो 1 कामा B रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो रिलेशन आप समझ चुके हैं। रिलेशन का मतलब यही है कि रिलेशन में जो भी हमारे पेयर होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, और उसके अलावा रिलेशन जो है वो A क्रॉस B का एक सबसेट होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप रिलेशन आप समझ गए हैं, अब आप देखेंगे रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं। रिलेशन हम टाइप्स के रिलेशन हम पढ़ेंगे। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं स्वतुल्य संबंध। और दूसरा है सम्मित और तीसरा है संक्रमण। ठीक है, तो देखिए रिलेशन ये 3 टाइप्स के हैं हमारे पास। एक है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और दूसरा है सिमेट्रिक रिलेशन और तीसरा है ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रा ध्यान से कायदा से जो है समझें। अब देखिए हमने आपको बताया रिलेशन जो होता है वो 2 सेट के प्रोडक्ट जो होता है उनका एक सबसेट होता है। तो अगर हम बात करें कोई सेट हमारा A है, कोई सेट A है और वो नॉन एम्प्टी है यानी फाई के इक्वल नहीं है, तो A में कुछ एलिमेंट जरूर होंगे। तो अगर हम बात करें तो भाई A क्रॉस A की बात करें हम, तो भाई A क्रॉस A क्या होगा, A का A से ही कार्तीय गुणन। ठीक है, तो जो हम प्रोडक्ट इसका निकालेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, एक पेयर के रूप में हमारे एलिमेंट हो जाएंगे। जैसे हम बात करें कोई सेट हम माने ले रहे A B, ठीक है, C 3 नंबर हमने ले लिया इसमें। ठीक है, अगेन हमने A ले लिया, A B और C। तो इनका अगर हम प्रोडक्ट निकालें तो क्या हो जाएगा, A कामा A, A कामा B, A कामा C, B कामा A, B कामा B, B कामा C, C कामा A, C कामा B और C कामा C। ठीक है, तो ये हमारा जो है A क्रॉस A निकला गया। अब इसका हम कोई भी सबसेट ले लें तो वो हमारा रिलेशन बोला जाएगा। तो जैसे हमने एक कोई रिलेशन ले लिया हमने, या हम यही ले लें, ठीक है, R इक्वल टू A क्रॉस भाई A क्रॉस A भी तो A क्रॉस A का सबसेट होता है, तो ये भी एक सबसेट है इसका, तो हमने यही ले लिया। ठीक है, या हम ये ले लें A कामा A, B कामा A,
ए कामा बी और सी कामा बी, ठीक है। तो भाई ये भी इसका सबसेट है, तो हम ये भी ले सकते हैं, ये भी एक रिलेशन बोला जाएगा। तो देखिए अब हम इन तीनों रिलेशंस की डिफिनेशन आपको बताएंगे। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो देखिए कोई रिलेशन किसी सेट में डिफाइंड है, जैसे ये रिलेशन जो है ए में डिफाइंड है, तो भाई कोई भी रिलेशन है वो किसी न किसी सेट में डिफाइंड होता है। तो सबसे पहले हमने माना जो हमारा रिलेशन है कोई आर जो है वो सेट ए में परिभाषित है, यानी डिफाइंड है, ठीक है। हमने मान लिया कोई हमारा रिलेशन है आर, वो इस सेट ए में डिफाइंड है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है। पहला है आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अगर ए कामा ए रिलेशन में हूँ फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए। देखिए कोई रिलेशन आर जो है वो किसी सेट में ए डिफाइंड है, तो आर रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। आर रिफ्लेक्सिव होगा अगर ए कामा ए रिलेशन में हूँ फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी ए में जितने भी एलिमेंट हैं, आप समझ लीजिए इसे, ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, जो भी ए में हैं उनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए एक हमने एक रिलेशन ले लिया है यहाँ पर, इसी जो है सेट हमारा इस सेट में डिफाइंड है रिलेशन, ठीक है। अब ये रिलेशन हमने ले लिया है जो इस सेट में डिफाइंड है, तो आप देख रहे हैं कि ए कामा ए का रिलेशन है, ठीक है, लेकिन बी कामा बी से इसमें रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ए कामा ए से रिलेशन है लेकिन बी कामा बी से रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव उसे कहते हैं कि जिस रिलेशन में जो भी सेट में जिस सेट डिफाइंड हो, तो रिलेशन में जो भी हमारे पेयर हैं, ठीक है, उनमें क्या होना चाहिए कि सेट में जो भी हमारे एलिमेंट थे तो उनका अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, जो भी एलिमेंट है सबका, ठीक है। फॉर एवरी ए बिलोंग टू ए, यानी ए में हमारे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट का अपने आप से भी रिलेशन होना चाहिए, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव कहेंगे, ठीक है। सेकेंड है, ठीक है, आर एफ बी होगा। सेकेंड है आर बी सिमेट्रिक, ठीक है। इफ ये भी समझ लीजिए भाई, आर को हम सिमेट्रिक कहेंगे अगर ए कामा बी अगर रिलेशन में है तो बी कामा ए भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। फॉर एवरी ए कामा बी बिलोंग टू ए, ठीक है, यानी ए और बी जो भी इसमें सेट में हैं, ठीक है, वो अगर ए और बी रिलेशन में हैं, ठीक है, तो बी और ए का भी रिलेशन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बी और ए रिलेशन में है तो ए और बी भी रिलेशन में है, यानी ए बी कामा अगर ए रिलेशन में है तो ए कामा बी भी रिलेशन में है। यहाँ देख लीजिए सी और बी रिलेशन में है लेकिन बी और सी का रिलेशन नहीं है, ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तीसरा हमारा रिलेशन है ट्रांसिटिव, ठीक है, आर बी ट्रांसिटिव, ठीक है। ट्रांसिटिव होगा इफ ए का बी से रिलेशन हो, ठीक है, एंड बी का सी से रिलेशन हो, ठीक है, देन ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में हो
तो ए और सी का भी रिलेशन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ए का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है ए से, ठीक है, तो ए का डायरेक्ट रिलेशन ए से होना चाहिए और जो कि है। यहाँ पर देखिए सी का रिलेशन है बी से और बी का रिलेशन है ए से, तो सी का भी ए से होना चाहिए। सी का बी से है और बी का ए से है, तो सी का भी ए से होना। ऐसा हो जिसमें ए का बी से रिलेशन दिया गया हो, ठीक है, और बी का रिलेशन हो सी से, तो सी का भी ए का भी सी से रिलेशन होना चाहिए। यानी ऐसा सिस्टम है, ए हमारा रिलेटिव है बी से, ठीक है, और बी रिलेटिव है सी से, तो हमारा ए का रिलेशन सी से भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस रिलेशन को हम ट्रांसिटिव रिलेशन कहते हैं।